पेपर में कोई डाउट ये नहीं होता क्यों? कल एक बार डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों का सबसे लास्ट टॉपिक है स्कूल 2024 का क्वेश्चन हो गया आप लोगों ने अभी क्वेश्चन ये है कि बैग कंटेन वन बैग कंटेन 8 balls उस कलर का इधर व्हाइट और ब्लैक। आपका एक बैग है, उस बैग के अंदर 2 कलर के बॉल्स है, बट हमें ये नहीं पता है कि कितने व्हाइट है कितने ब्लैक है। हो सकता है सारे व्हाइट हो सकते हैं सारे ब्लैक हो सकते हैं 7-8 व्हाइट हो 1 ब्लैक हो, क्योंकि टोटल 8 बॉल्स है ना। फर्स्ट लाइन का मतलब ये निकलता है। 4 balls are drawn at random without replacement। इसमें 4 बॉल आप एक साथ निकाल रहे हो विदाउट रिप्लेसमेंट। एंड इट वाज फाउंड दैट 2 balls are white and 2 balls are black। जब आपने 4 बॉल निकाला तो पता चला कि इसमें 2 व्हाइट है और 2 ब्लैक, मतलब 2 व्हाइट और 2 ब्लैक आ रहे हैं। तो आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करके देनी है कि उस बैग के अंदर इक्वल नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स होंगे और इक्वल नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स होंगे। ये तो बैग सिर्फ का क्वेश्चन होगी, क्योंकि आपको पहले से ये बताया गया है कि जो 4 बॉल निकल रहे हो उसमें 2 व्हाइट निकल रहे और 2 ब्लैक निकल रहे हैं, और आप लोगों को प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जिसके अंदर इक्वल नंबर ऑफ व्हाइट और इक्वल नंबर ऑफ ब्लैक बॉल होने चाहिए। ठीक है, पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है? ये तो कंफर्म है कि जब दोनों में से 2-2 आ रहा है तो 2 से कम ब्लैक और 2 से कम व्हाइट तो हो ही नहीं सकते। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है? ब्लैक और व्हाइट, तो 2 ब्लैक 6 व्हाइट, 3 ब्लैक 5 व्हाइट, 4 ब्लैक 4 व्हाइट, 5 ब्लैक 3 व्हाइट, 6 ब्लैक 2 व्हाइट। ये 5 केस हो सकते हैं। अब पहला केस अगर लेता हूं मैं, पहला केस लेता हूं तो 2 ब्लैक है और 6 व्हाइट है, और आपने जब 4 बॉल निकाल लो और चारों के चारों का मतलब 2 ब्लैक आ रहा और 2 व्हाइट आ रहा, इसका कि मेरा डिसाइड आउटकम क्या होगा 232 into 62, बट टोटल आउटकम क्या होगा 84 प्लस, अगर ये पॉसिबिलिटी हुआ तो 32 into 52 डिवाइड बाई 84। अगर ये पॉसिबिलिटी हुआ तो 42 into 42 डिवाइड बाई 84। उसके बाद वाली पॉसिबिलिटी हुआ तो 5c2 into 3c2 डिवाइड बाई 84। और अगर लास्ट वाली पॉसिबिलिटी हुआ तो 62 into 2c2 डिवाइड बाई 84। ये 5 पॉसिबिलिटी हो सकती है, उसमें आप लोगों को ये वाली पॉसिबिलिटी आपका डिसाइड है, इक्वल नंबर ऑफ ब्लैक इक्वल नंबर ऑफ व्हाइट। ये वाला पार्ट ऊपर रख दूंगा, तो 4c2 into 4c2 डिवाइड बाई 84। हर जगह 84 तो कटी हो जाएंगी, राइट। 4c2 कितना होता है 6 into 6 36, नीचे 62 15, ये 1, 5c2 10, 3c2 3 30, ये 36, 5c2 10, 3c2 3 30 और 3c2 15। यह देगा आपके पास 45 45 90 90 प्लस 136 तो 126 है ना। 6 से कैंसिल हो जाएगा, 6 6 जा 621 जा 3 2 जा 3 7 जा। सबका प्रोबेबिलिटी क्या आना चाहिए 2/7 बी आना। इसमें फिर आप लोगों को ऐसा केस में इसके पहले भी 2 बार ऐसे क्वेश्चन आ गए हैं जिसमें 30 डिग्री होते हैं, 8 बॉल है, थोड़ा व्हाइट है थोड़ा ब्लैक है, पता नहीं कौन कितने हैं, फिर आप रैंडमली 4 बॉल पिक कर रहे हो, चारों के चारों बॉल ब्लैक कलर के आ रहे हैं, मतलब कुछ भी करने से इसमें 2 ब्लैक 2 व्हाइट दिया था,
यहाँ पर हो सकता है कि आपको ऐसे दे दिया जाए कि चारों के चारों ब्लैक आ रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करके दो कि उस ब्लैक के अंदर सारे ब्लैक हो, तो फिर क्या करते हो? बताओ, मैं लिखता हूँ। मतलब वही केसेस बनाओगे तो क्या बनेंगे? 4 निकाल लो, चारों ब्लैक आ रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करके देनी कि उसके अंदर सारे के सारे ब्लैक होंगे। तो कैसे बनाऊंगा? टोटल आउटकम बता दो। 8 ब्लैक 0 व्हाइट, तो क्या लिखूं? 84 प्लस 7 ब्लैक 1 व्हाइट, निकल तो सारे ब्लैक ही रहे, फिर 64 अपॉन 84, 54 by 84, 44 by 84, तो आगे तो जाएंगे नहीं, और ऊपर डिजाइन आउटकम जो सारे के सारे ब्लैक, 84 by 84 से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आपके पास बचेगा 84 जो देगा 70, और नीचे 84 प्लस 74 प्लस 64 प्लस 54 प्लस 4C4। इसको कैसे सोल्व करोगे? इंडिविजुअली सोल्व कर सकते हो, पर टाइम लगेगा, तो कैसे क्या करें? कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? एडिशन की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं अगर लगाना होगा, बट लगाएंगे कैसे? 4C3 से प्लस माइनस कैसे लगाओगे प्रॉपर्टी? राइट, 4C4 को क्या लिखेंगे? बिकॉज वो प्रॉपर्टी के लिए ऊपर सेम होना चाहिए और नीचे कंजिक्यूटिव होना चाहिए, तभी नहीं लगा पाओगे क्योंकि ऊपर सेम है ही नहीं, तो ऊपर सेम बनाना पड़ेगा, नीचे कंजिक्यूटिव बनाना पड़ेगा, जबकि नीचे सेम है। तो मैं उस 4C4 को, बाकी सब को चेंज नहीं कर सकता, बट 4C4 को क्या लिख सकता हूँ? 4C4 भी 1 होता है, 5C5 भी, इसमें प्रॉपर्टी लगेगी, तो प्रॉपर्टी लगेगी तो इसका आंसर कितना? 65 के साथ जाएगा, तो 75 के साथ जाएगा, 85 के साथ जाएगा, 70/95 सोल्व करना जो भी जाएगा। इस तरह से इसमें कोई केसेस दे सकते हैं अलग अलग, बट ये है वीक थे और कोई ओके। अब देखो आपका लास्ट सेक्शन मैथ्स का, मतलब जहाँ पर अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसमें भी आप लोगों को वेक्टर जो फिजिक्स में सबसे पहले पढ़ाया जाता है, तो आपको काफी कुछ आइडिया है। मतलब बेसिक चीजें एक बार अगर वापस अगर डिस्कस करें तो देयर आर 2 टाइप ऑफ क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन नहीं होता है, सेंस नहीं होता, वेक्टर क्वांटिटी में सेंस होता है। अगर पूछे तो वेक्टर के अंदर हमारे पास 3 चीज होती है। क्या क्या होता है वेक्टर के अंदर? एक होता है मैग्नीट्यूड, एक होगा डायरेक्शन या सेंस, अपने जगह पर डायरेक्शन को सेंस भी बोलते हैं, और थर्ड इज कॉल्ड सपोर्ट। भाई वेक्टर होगा तो वेक्टर कहीं पर लाई भी तो करता होगा, है ना? जैसे अगर ये रोड पे जितने भी व्हीकल घूम रहे सारे वेक्टर ही तो है। हर बाइक का कोई स्पीड होगा, हर बाइक का कोई डायरेक्शन होगा, पर वो बाइक रोड पे तो घूम रहे हैं, तो रोड जो है वो आपका सपोर्ट है, राइट? तो एक सपोर्ट है, उस सपोर्ट के अंदर बहुत सारे वेक्टर घूम रहे हैं, मतलब बहुत सारे वेक्टर हो सकता है अलग अलग मैग्नीट्यूड के, अलग अलग डायरेक्शन के, राइट? तो दिस इज कॉल्ड द सपोर्ट। सपोर्ट पढ़ते तो सपोर्ट और कुछ नहीं, मतलब सपोर्ट का ऐसा कोई मतलब नहीं है, मतलब सपोर्ट के रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता, बट सपोर्ट क्या होता है तो जिसके ऊपर आपके वेक्टर अप्लाई करते हैं, राइट? इसमें टाइप ऑफ वेक्टर्स की अगर बात करें, अच्छा वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट करना है ये सब आप लोगों को पता है ना? खासकर मैक्सिमम जगह पर ऐसा तो कभी कभी ऐसा भी लिखा होता है, तो उन दोनों एक ही वेक्टर ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यूनिट वेक्टर भी आप लोगों को पता है वो एक है ना? ये सब आइडिया है आप लोगों को। टाइप ऑफ वेक्टर्स में सबसे पहले नल वेक्टर और जीरो वेक्टर, नाम में ही है ऐसा कोई वेक्टर कि जिसका मैग्नीट्यूड 0 होगा,
तो मैग्नीट्यूड 0 होगा, उसको बोलेंगे नल वेक्टर। नल वेक्टर को कैसे निकाला जाता है? 0 वेक्टर, या कभी कभी बीटा जैसा सिंबल होता है, तो ये सब एक ही बात है। सेकेंड, यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। डिफाइन कैसे करते हैं यूनिट वेक्टर को? किसी कोई भी वेक्टर को अगर यूनिट वेक्टर से लिखना है, तो जैसे अगर ये मेरा एक पूरा वेक्टर है, इसको हम अगर इसका कोई ना कोई लेंथ होगा, है ना, मतलब मुझे यूनिट वेक्टर चाहिए, मुझे AKF चाहिए, तो AKF कैसे निकालूंगा? AKF अगर निकालना है पूरा A वेक्टर जो है, अगर ये वेक्टर है A वेक्टर, तो A वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड कर लेगा, आपको सिंगल डिजिट का मतलब यूनिट डिजिट से एक वेक्टर मिल जाएगा, है ना। इसलिए AKF को हम लोग क्या बोलते हैं? A वेक्टर को लिखते इस तरह से, ठीक है। थर्ड, कोइनिशियल वेक्टर, वापस नाम ही है सब। आपको मुझे नहीं ऐसा कोई ये पूछना है कि कोइनिशियल वेक्टर क्या होता है, पर आपको कोई हो सकता है कि क्वेश्चन में ऐसा मेंशन हो कि देयर आर 3 वेक्टर्स A, B and C which are कोइनिशियल वेक्टर्स, तो आपको पता होना चाहिए कोइनिशियल का मतलब क्या है। कोइनिशियल वेक्टर ऐसे वेक्टर जिसका इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट सेम होगा, एक ही पॉइंट से निकलते गए सारे वेक्टर्स को क्या बोलेंगे? कोइनिशियल वेक्टर। कोटर्मिनस वेक्टर एंड पॉइंट सेम होगा, टर्मिनेटिंग पॉइंट सेम होगा, है ना। जो खत्म एक ही जगह पर हो रहे होंगे वो सारे हो जाएंगे आपके कोटर्मिनस वेक्टर। इक्वल वेक्टर, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम दोनों से। A वेक्टर इज इक्वल टू B वेक्टर जब दिया जाता है, जैसा ये तभी पॉसिबल है ऐसा लिखना जब उसका मैग्नीट्यूड भी सेम हो एंड डायरेक्शन भी सेम हो। ठीक है। कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स। तो कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स का मतलब है कि उनके सपोर्ट जिसको वेक्टर्स लाई कर रहे हैं वो सपोर्ट या तो सेम होना चाहिए और पैरेलल होना चाहिए। मतलब एक सपोर्ट पे, एक रोड पे घूमने वाले, इस रोड पे घूमने वाले जितने भी बाइक्स है वो सारे को आप लोग कोलिनियर वेक्टर्स भी बोल सकते हो या पैरेलल वेक्टर्स भी बोल सकते हो। इसी रोड के पैरेलल इस तरफ भी एक रोड होगा, यहाँ थोड़े रोड घूम जा रहे हैं, है ना, इस तरफ का जो रोड होगा वहां पर भी थोड़े व्हीकल जा रहे हैं, तो उसको भी आप लोग कोलिनियर वेक्टर्स और पैरेलल वेक्टर्स बोल सकते हैं। या तो आप लोग का सपोर्ट सेम होना चाहिए, इस सपोर्ट पे होने वाले सारे वेक्टर्स को आप कोलिनियर या पैरेलल वेक्टर्स बोल सकते हो, या तो इसी के पैरेलल सपोर्ट है और इसके भी थोड़े से वेक्टर्स है, तो इनको भी आप लोग कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स बोल सकते हैं। यहाँ पर कोलिनियर, नॉर्मल हम कोलिनियर पॉइंट उसको बोलते हैं एक लाइन पे लाई कर रहा है, पैरेलल हम लोग बोलते हैं जब दो लाइन अलग अलग हो बट पैरेलल हो। यहाँ पर कोलिनियर आप लोग सेम लाइन पे होने वाले वेक्टर्स को भी पैरेलली बोल सकते हो और इसको आप कोलिनियर भी बोल सकते हो, दोनों का मतलब एक ही है, राइट। आप इस कोलिनियर और पैरेलल में वापस दो पॉसिबिलिटी बन सकते हैं, लाइक वेक्टर्स एंड अनलाइक वेक्टर्स। लाइक वेक्टर्स और अनलाइक वेक्टर्स को अपने मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं है, तो उनको सिर्फ डायरेक्शन से लेना होता है। एक ही सपोर्ट पे लाई कर रहे हैं या पैरेलल सपोर्ट पे लाई कर रहे हैं बट सेम डायरेक्शन है, विद द सेम डायरेक्शन, तो उसको क्या बोलेंगे? लाइक वेक्टर्स, भले उनका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो। और अनलाइक वेक्टर्स मतलब सेम सपोर्ट या पैरेलल सपोर्ट पे लाई कर रहे हैं बट ऑपोजिट डायरेक्शन, उसको अनलाइक वेक्टर्स बोलते हैं। ठीक है। और अगर कोई भी दो वेक्टर्स अगर कोलिनियर है या पैरेलल है तो उनके बीच में सिर्फ किसका डिफरेंस होना चाहिए? कांस्टेंट का। एंगल तो सेम ही वेक्टर्स लेकर सकते हैं, किसका डिफरेंस होगा दोनों के बीच में? सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट का, क्योंकि एक ही सपोर्ट पे लाई कर रहे हैं, राइट। एक ही सपोर्ट पे लाई कर रहे तो कोई भी वेक्टर में जैसे हमें पता है कि वेक्टर के अंदर क्या क्या होता है, एक मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है। मैग्नीट्यूड को तो चलो आप मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर लोगे, डायरेक्शन को कैसे करोगे? किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन कैसे रिप्रेजेंट करता है, कैसे रिप्रेजेंट करता है?
किससे करते हैं? यूनिट वेक्टर से। किससे करते हैं? यूनिट वेक्टर। इसलिए बाय डिफॉल्ट हम लोग जब एक्स वाई जेड प्लेन पे बात करते हैं तो एक्स वाई और जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में हम जब वेक्टर बोलते हैं तो हमने 3 यूनिट वेक्टर पहले से डिफाइन किया गया है, आई कैप, जे कैप और के कैप। तो कोई भी वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट किया जाता है उनके यूनिट वेक्टर से। अब इस लाइन पे मतलब सपोर्ट पे लाई करने वाला सबका यूनिट वेक्टर तो सेम ही होगा, ये भी सपोर्ट पे लाई कर रहे हैं, राइट? तो फिर दोनों के बीच में कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए ना, मतलब है एक ही घर में रहते हैं क्योंकि एक ही लाइन में रहते हैं, तो दोनों के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन होना चाहिए। जैसे आप याद करो 2D के अंदर फैमिली ऑफ लाइन, दो लाइन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से जब थर्ड लाइन पास होता है तो हम क्या बोलते हैं? L3 इक्वल टू L1 प्लस L2, क्योंकि वो सब एक ही घर में रहते हैं तो सबके बीच में कोई ना कोई कोलिनियर रिलेशन होगा। सेम वे यहाँ पर भी अगर ये दो वेक्टर अगर एक ही लाइन पे एक ही सपोर्ट पे लाई कर रहे हैं या पैरेलल सपोर्ट पे लाई कर रहे हैं, ये एक ही फैमिली को बिलोंग कर रहा है। अब एक ही फैमिली को बिलोंग करेंगे तो डेफिनेटली उनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए। तो उसके बीच में क्या रिलेशन होगा? अगर ये मेरा A वेक्टर है, ये मेरा B वेक्टर है, ये मेरा C वेक्टर है, तो इसमें अगर A और B वेक्टर का सेम सपोर्ट पे लाई कर रहे हैं तो उनके बीच में कोई ना कोई डिफरेंस होगा, कांस्टेंट का डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि यूनिट वेक्टर सेम होने की वजह से आप लोगों का सेंस में कोई डिफरेंस नहीं होगा। अब A वेक्टर इक्वल टू लैम्डा B वेक्टर या A वेक्टर इक्वल टू K इंटू B वेक्टर, कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंस होगा। अब ये लैम्डा की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव कब होगा? जब वो लाइट वेक्टर, वो कैसे पता चलेगा दोनों का डायरेक्शन सेम है? हम थोड़ी ना ड्रॉ करके देख सकते हैं, हम उसके मैग्नीट्यूड से डिसाइड करेंगे। अगर दो वेक्टर के बीच में सिर्फ कांस्टेंट का डिफरेंस है और वो कांस्टेंट वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो लाइट वेक्टर्स, अगर ये प्लस है तो लाइट वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर ये माइनस है तो ऑपोजिट डायरेक्शन है तो अनलाइट वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई भी दो वेक्टर्स कोलिनियर में या पैरेलल है वो चेक करने का सबसे इजीएस्ट, वैसे और बहुत सारे तरीके होते हैं पता करने के, बट ये सबसे इजी तरीका है। भाई दोनों के बीच में से देख लो क्या कांस्टेंट का डिफरेंस है, तो हो गया कंफ्यूज कि हाँ ये कोलिनियर होगा या तो पैरेलल होगा, ठीक है? पॉजिटिव हुआ तो सेम डायरेक्शन, नेगेटिव हुआ तो ऑपोजिट, अनलाइक वेक्टर्स में तो ऑपोजिट डायरेक्शन। उसके बाद फ्री वेक्टर्स कहीं पर पढ़ते हो आप लोग, फ्री वेक्टर्स या लोकलाइज्ड वेक्टर्स। तो फ्री वेक्टर्स का मतलब हो गया कि ऐसा कोई भी वेक्टर कि जो कहीं पर भी उठा के अगर आप ट्रांसफॉर्म करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, तो ना उसके मैग्नीट्यूड को फर्क पड़ता है ना उसके डायरेक्शन को फर्क पड़ता है, कहीं पर भी मूव कर सकता है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। आप एक जगह से उठा के उसको दूसरी जगह पर ले जाते हो, लाइक अगर फिजिक्स के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो वेलोसिटी, वेलोसिटी इज फ्री वेक्टर। एक बाइक अगर यहाँ पर अगर सेम स्पीड से घूम रहा है तो दूसरे उस जगह पर भी ले जाए तो उसको सेम स्पीड पे मैं घुमा सकता हूँ उसी मैग्नीट्यूड के साथ, उसी सेम डायरेक्शन, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर लोकलाइज वेक्टर्स होगा तो जिस कहाँ पर आप लोग उसका वेक्टर का सेंस कैसा, मतलब उसका जो इफेक्ट होगा वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इफेक्ट, सपोज ये बेंच है, इस बेंच को अगर मैं यहाँ से अगर सेम फोर्स के साथ अगर इसको पुश करता हूँ और यहाँ से करता हूँ तो उसका मूवमेंट होगा, उसमें कुछ फर्क पड़ेगा? सेम होगा, फर्क पड़ेगा, तो वो लोकलाइज वेक्टर्स हो गया। क्योंकि मैंने सेम फोर्स लगाया, सेम डायरेक्शन में भी लगाया, बट अगर मैं सेंटर से लगाऊंगा तो ज्यादा मूव करेगा, राइट? तो वो कौन से वेक्टर्स हो जाएंगे? लोकलाइज वेक्टर्स। और सब लोग आप लोग फिजिक्स में यूज करते हो लोकलाइज वेक्टर्स। आप नॉर्मल फिजिक्स में जो बातें करते हो लोकलाइज वेक्टर्स की बातें करते हो, और मैथ्स में जो हम लोग बातें करते हो सारे फ्री वेक्टर्स, बिकॉज यहाँ पर इफेक्ट नहीं चेक कर रहे हम लोग, बस वेक्टर्स को कैसे यूज करते हैं उसको चेक कर रहे। तो यहाँ पर जो भी वेक्टर्स होंगे मैथ्स में वो सारे फ्री वेक्टर्स होंगे। तो बेसिकली कोई कुछ फ्री वेक्टर्स क्या होता है, जैसे कोई भी वेक्टर्स की जो कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे डिपेंडेंट नहीं होगा, उसको कहीं पर भी मूव करवाओगे तो ना उसका मैग्नीट्यूड को डिफरेंस पड़ने वाला है ना उसके डायरेक्शन को फर्क पड़ने वाला है, राइट? और लोकलाइज वेक्टर्स कौन से होंगे? जो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जब आप लोग सेम फोर्स लगाओगे, मतलब सेम लगाओगे तो उसके इफेक्ट को फर्क पड़ता होगा, तो उसको बोलेंगे लोकलाइज वेक्टर। और मैथ्स में हम लोग कौन सा वेक्टर यूज करते हैं? जैसे आप लोग मॉड्यूल में जब वो फ्री वेक्टर्स को उन्होंने डेफिनेशन इस तरह से रिप्रेजेंट किया है,
All such vectors are those which when transformed into space from one point to another point without affecting their magnitude and direction can be considered as equal. मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हो, जब आप लोग का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को फर्क नहीं पड़ता तो कैसे वेक्टर्स हो गए? इक्वल वेक्टर्स हो गए. The physical effects produced by them remains unaltered. Example, displacement, velocity, so free vectors के condition हो गए. Localized vectors. Different physical effect if line of application is changed. वही हो गया ना, पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर डिफरेंस हो, आप लोगों का जो इफेक्ट होगा चेंज हो जाएगा. एग्जांपल फोर्स, वही फोर्स का एग्जांपल जो मैं बताया. इन मैथमेटिक्स वी मेनली डील विद द फ्री वेक्टर्स. तो फ्री वेक्टर्स और लोकलाइज्ड वेक्टर्स है. वो कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर में हम लोग हर बार वो चेक करेंगे a इक्वल टू लैम्बडा b वाला रिलेशन. तो अगर मैग्नीट्यूड का डिफरेंस आया तो हम कैसे पता करेंगे कोलिनियर या पैरेलल? मैंने वही बोली, कोलिनियर और पैरेलल लिखी है यहाँ पर. बच्चों कोलिनियर वेक्टर्स अगर एक ही लाइन पे एक ही सपोर्ट पे लाई करना, उसका कोलिनियर भी आपकी इच्छा है तो बोल सकते हो, पैरेलल भी बोल सकते हो. कोलिनियर पैरेलल कुछ अलग है ही नहीं. जैसे नॉर्मली 2D में अलग होता है, 2D में कोलिनियर का मतलब अलग है, पैरेलल का मतलब अलग. यहाँ कोलिनियर पैरेलल का मतलब एक ही है, सेम सपोर्ट या तो पैरेलल सपोर्ट. उसका कोलिनियर भी बोल सकते हो, पैरेलल भी बोल सकते हो. आप बस ये पता कर सकते कि उसमें लाइक कौन सा और अनलाइक कौन सा है. वो आप लोग का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव नेगेटिव से वो डिफाइन कर सकते कि लाइक वेक्टर्स होंगे कि अनलाइक वेक्टर्स होंगे. अच्छा, वो जो a वेक्टर इक्वल टू लैम्बडा b वेक्टर जो लिखा है मैंने पैरेलल वेक्टर्स की, तो उसको काफी सारे बुक्स में इस तरह से भी डिफाइन करते हैं. मैंने इस चीज को कि अगर लैम्बडा b को अगर मैं इस तरफ ले गया, लैम्बडा b को मैं उस तरफ ले गया, तो a वेक्टर माइनस लैम्बडा b वेक्टर इक्वल टू 0. अब लैम्बडा हो सकता है कि फ्रैक्शन में भी हो सकता है कि इंटीजर में भी हो. अगर ये रैशनल वैल्यू में है तो m/n के फॉर्म में लिख सकता हूँ. अगर मैंने इसको m/n के फॉर्म में लिखा और क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो na वेक्टर माइनस mb वेक्टर, या m को अगर नेगेटिव प्लस माइनस मान लो तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा. तो na वेक्टर प्लस mb वेक्टर इक्वल टू 0. तो काफी बार क्या बोला जाता है कि अगर दो वेक्टर्स अगर पैरेलल है तो उनके बीच में ऐसा एक रिलेशन बनता होगा, na वेक्टर प्लस mb वेक्टर इक्वल टू 0, वेयर m and n बोथ आर नॉट इक्वल टू 0. अगर m और n ही 0 हो गया तो फिर तो a और b कोई भी वेक्टर हो क्या फर्क पड़ता है ना. अगर यही 0 इंटू 0 दे रखा तो कोई भी वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे 0 का तो 0 वैसे ही हो जाएगा. तो अगर m और n अगर 0 नहीं है और देन ऑल्सो na वेक्टर प्लस mb वेक्टर अगर 0 मिल रहा है, तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकता है व्हेन a and b आर नॉन जीरो बट पैरेलल वेक्टर्स. हो सकता है ना कि m और n ये नॉन जीरो वेक्टर्स क्यों बोला मैंने कि m और n 0 नहीं है. सपोज ये 5 ये 6 है बट ये दोनों 0 वेक्टर है, तो भी तो आंसर 0 हो जाएगा है ना. पैरेलल नहीं है तो भी 0 आ रहा है, बट नॉन जीरो वेक्टर्स है और ये कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं. जहां पर m और n 0 नहीं है तो फिर कंफर्म है कि a और b कैसे वेक्टर्स होंगे, कोलिनियर या तो पैरेलल वेक्टर्स होंगे. और a और b नॉन पैरेलल वेक्टर्स या नॉन कोलिनियर वेक्टर्स है तो भी ये कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं. ऐसा कब पॉसिबल है? a and b कोलिनियर भी नहीं है, पैरेलल भी नहीं है, और फिर भी ये कंडीशन फुलफिल है. तो n और m 0 है, n और m को कंपल्सरी 0 होना पड़ता होगा. If a and b are non-parallel vectors and still they are satisfying this condition, this is only possible when m and n both are equal to 0. ठीक है, राइट. तो इससे हम लोगों को एक कोप्लेनर की कंडीशन है, जैसे कोप्लेनर वेक्टर्स. तो नाम से ये तो पता चल रहा है कि भाई कोप्लेनर वेक्टर्स कौन से हैं जो एक ही प्लेन पे एक ही सरफेस पे लाई कर रहे हैं. ये बोर्ड एक प्लेन, इस बोर्ड पे होने वाले सारे वेक्टर्स का क्या बोलोगे? कोप्लेनर वेक्टर्स. और एक ही बोर्ड पे अगर लाई करते हैं, एक ही बोर्ड मतलब एक ही प्लेन पे अगर लाई करते हैं तो दो ही पॉसिबिलिटी बन सकती है. क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है? या तो वो वेक्टर्स एक दूसरे को पैरेलल होंगे या तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे. सही है, राइट. पैरेलल होंगे मतलब सेम सपोर्ट पे
ये अगर मेरा एक प्लेन है तो इस प्लेन पे बहुत सारे सपोर्ट होंगे ना, यहाँ पर एक रोड है, यहाँ पर एक रोड है, यहाँ पर तीसरा रोड है, ये सारे सपोर्ट है। तो इस पे एक वेक्टर लाई कर रहा है, इस पे एक वेक्टर लाई कर रहा है, यहाँ पर एक वेक्टर लाई करता है। ये सबको तब कौन से वेक्टर, अगर ये पैरेलल है जिसको आप कौन से वेक्टर्स बोलोगे, कोलिनियर या तो पैरेलल, राइट। पर हो सकता है ना कि आपके वेक्टर्स जो होंगे वो अगर पैरेलल नहीं है तो फिर एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि वो दोनों इंटरसेक्ट करता हो। तो अब एक ही प्लेन पे लाई करने वाले वेक्टर्स मतलब एक ही घर में रह रहे हैं सब के सब, या तो इंटरसेक्ट हो रहे हैं या तो पैरेलल है या कोलिनियर है। तो फिर एक ही घर में रह रहे थे, इनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन होगा। तो जैसे चार वेक्टर है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर एंड डी वेक्टर, तो अगर एक कोलिनियर वेक्टर्स होंगे तो उनके बीच में जब हम कभी भी ऐसा बोलते हैं कि इनके बीच एक ही घर में रहते थे, इनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए, तो कौन सा रिलेशन होता है, वो लीनियर इक्वेशन बनता है। जैसे 2D में भी L3 इक्वल टू तो वो कैसा लीनियर रिलेशन बनाया था, यहाँ पर भी कैसा रिलेशन बना, लीनियर रिलेशन बना। तो यहाँ पर अगर चार वेक्टर, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर एंड डी वेक्टर एंड ऑल दोस वेक्टर्स आर कोप्लेनर वेक्टर, तो आपके पास ऐसे चार मैग्नीट्यूड मिलते होंगे जो XA वेक्टर प्लस YB वेक्टर प्लस ZC वेक्टर प्लस PD वेक्टर मतलब XYZT, ये सब क्या है आप लोगों के कोई मैग्नीट्यूड है। ऐसे कोई ना कोई मैग्नीट्यूड एग्जिस्ट करते होंगे जिसके लिए इस पूरे का एडिशन किसके इक्वल होगा, 0, where X, Y, Z and T all are belongs to the real number, all those are belongs to the real number, but all of them are non-zero, all of them are not equal to 0। अगर सारे 0 हो गए तो फिर मतलब ही नहीं रहा। ये कंडीशन आप 2D में भी यूज करते थे, कहाँ करते थे ऐसा एक रिलेशन 2D में यूज करते थे, कहाँ ये आप यूज करते थे कोन करंट लाइन के लिए, ये आप यूज करते थे कहाँ पर, कोन करंट लाइन के लिए। अगर एक ही पॉइंट से अगर 4 लाइन पास हो रही है, 5 लाइन पास हो रही है, तो सब एक ही घर में रहते हैं, एक ही घर में रहते तो आपका ऐसा कोई ना कोई पॉसिबल कॉन्स्टेंट होगा ही होगा कि अगर ये मेरा L1 लाइन है, मेरा L2 लाइन है, मेरा L3 लाइन है, मेरा L4 लाइन है, तो मेरे पास AL1 प्लस BL2 प्लस BL3 प्लस DL4 ऐसे कोई ना कोई एबीसीडी होंगे ही होंगे। हमें नहीं पता है कौन से होंगे पर डेफिनेटली होंगे जरूर कि ऐसे कोई एबीसीडी होगा। जब AL1 प्लस BL2 प्लस BL3 प्लस BL4 करोगे तो आंसर किसके इक्वल आता होगा, 0 के बराबर। फिर एबीसीडी ऑल ऑफ देम आर नॉट इक्वल टू 0, राइट। इसलिए आप लोग याद करोगे तो कौन करके जब मैंने स्टेप्स बताए होंगे आप लोगों को, तो सबसे पहले मैंने बोला कि एक बार अज्यूम करके चल लो कि एबीसीडी चारों के चारों 1 1 1 1। अगर आपको ऐसे कोई भी 4 लाइन मिल जाएगी जिसका एडिशन ही 0 हो जाता तो कंफर्म हो गया कि कौन करंट है जिसमें एबीसीडी की वैल्यू 1 1 1 1 है। अगर वो 0 नहीं है तो डजंट मीन कौन करंट नहीं होगा, तो फिर आप लोगों के पास और पॉसिबिलिटी हो डिटरमिनेंट को 0 चेक कर लो वो सब। पर अगर मेरा L1 L2 L3 L4 का एडिशन ही 0 आ गया मतलब एबीसीडी 1 1 1 1 बन गया है ना। तो वही सेम यहाँ पर बना, वहां पर कौन करंट बोलते थे, यहाँ पर कोप्लेनर बोलेंगे। तो अगर कोई भी वेक्टर अगर कोप्लेनर वेक्टर तो डेफिनेटली उनके बीच में कोई ना कोई लीनियर रिलेशन बनता ही होगा, राइट। अगर कभी भी ऐसा दे दिया जाए कोई वेक्टर्स को लेके तो आपको समझ जाने का भाई ये सारे के सारे कोप्लेनर वेक्टर्स है, कोई भी एक प्लेन के अंदर लाई कर रहे हैं। स्टैंडर्डाइज अगर बात करें और बाय डिफॉल्ट बात करें तो आपके 3 प्लेन है, कौन कौन सा, XY प्लेन, YZ प्लेन एंड XZ प्लेन। कोई भी वेक्टर से सपोज किसी का मैग्नीट्यूड भी है, किसी का डायरेक्शन के, तो भी ऐसा पॉसिबल है कि वेक्टर ना। कब ऐसा पॉसिबल है, जब वो ट्रायंगुलर लॉ को फॉलो ना करता हो, राइट। अगर मैं ये बोलता हूँ कि भाई वेक्टर्स होते हैं उसके अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, बट मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, बट ट्रायंगुलर लॉ या वेक्टर लॉ जिसको बोलते हैं उसको फॉलो नहीं कर रहा हूँ। क्या होता है ट्रायंगुलर लॉ, आप कोई भी दो वेक्टर्स को जब एड करते हैं
ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो उसका कोई रिजल्टेंट वेक्टर भी होगा, और रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा होगा? ये इसलिए आपको तुम देख सकते हो, आप फिजिक्स में पढ़ के आए हो, मैथमेटिक्स में इसी से पढ़ते हैं। तो क्या होता है अगर ये वेक्टर्स को अगर मैं एडिशन करता हूँ, ए वेक्टर बी वेक्टर, तो मेरा रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा? ए से बी है, ए से बी वो थर्ड लाइन, हाँ तो थर्ड लाइन क्या होगा आपका? रिजल्टेंट वेक्टर, और रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन कैसा होगा? ऊपर से मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन होगा तभी तो इक्विलिब्रियम में रहेगा, राइट। तो आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, ए वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा आप लोगों का? ये सी वेक्टर है मेरा, तो सी वेक्टर किसके बराबर? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। दिस रूल इज कॉल्ड द ट्रायंगुलर लॉ और वेक्टर लॉ, कि आप लोगों के पास अगर 3 वेक्टर है और अगर मैं कोई 2 वेक्टर मतलब ट्रायंगुलर लॉ या कोई भी इनफैक्ट क्लोज फिगर बनाते हो, तो कभी आप लोगों का एक हेक्सागोन है। यहाँ पर आपके पास ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, ये डी वेक्टर है, ये ई वेक्टर है। तो फिर ये जो आप वेक्टर होगा आप लोगों का, कुछ ना किसी एक को तो रिजल्टेंट वेक्टर बनना पड़ता होगा, तो इसका डायरेक्शन बाकी सबसे अपोजिट होना चाहिए, इसका डायरेक्शन बाकी सबसे अपोजिट होना चाहिए, राइट। तो जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर होता है उसका डायरेक्शन हमेशा जो भी 2 वेक्टर्स को आप ऐड करो या 3 वेक्टर्स को ऐड करो उससे अपोजिट होना चाहिए, और इसी से बना है पैरेललोग्राम लॉ। जैसे आप लोग का पैरेललोग्राम है, ये हमारा ए वेक्टर है, ये हमारा बी वेक्टर है, ये आप लोगों का डायगोनल है। अच्छा, ये वेक्टर और ये वेक्टर का इक्वल वेक्टर बोल सकते हो? इक्वल वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है? इसका लेंथ और इसका लेंथ सेम ही है, तो मैग्नीट्यूड सेम ही है, और अगर इसका डायरेक्शन भी अगर मैं ये लेता हूँ तो ये इक्वल वेक्टर्स हो जाएंगे, और अगर ये इक्वल वेक्टर्स हो गए तो ये जो आप लोगों का डायगोनल होगा वो आप लोगों का रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा, तो जिस पर इसका डायरेक्शन सेम है, और ये रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा? ऑपोजिट डायरेक्शन तो है, तो अब ये क्या बनेगा आपका? ए प्लस बी। ये डायगोनल हो गया, ये दूसरा डायगोनल क्या बनेगा? अब ये ट्रायंगल कंसीडर करो, तो ये ट्रायंगल अगर आप कंसीडर करते हो तो ये जो डायगोनल होगा इसको आप रिजल्टेंट वेक्टर सब नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि इसका डायरेक्शन सेम है, तीन दोनों में किसी को रिजल्टेंट वेक्टर बनना पड़ता है, राइट। अगर इसको मैं अभी के लिए अगर सी वेक्टर नाम देता हूँ तो मैं तो बोल सकता हूँ ए और सी का डायरेक्शन सेम है, तो मेरा रिजल्टेंट कौन? बी। तो ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्या हो जाएगा आप लोगों का? बी वेक्टर। व्हाट इज सी वेक्टर? बी माइनस ए वेक्टर। तो पैरेललोग्राम क्या बोलते हैं कि अगर किसी पैरेललोग्राम के 2 एडजेसेंट वेक्टर अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर है तो उसका एक डायगोनल ए प्लस बी बनेगा या बी प्लस ए बनेगा और दूसरा बी माइनस ए बनेगा, राइट। एक बी प्लस ए बनेगा तो दूसरा बी माइनस ए बनेगा। इसके बेस पर क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं बोर्ड लेवल पे, कि वो बोलते हैं कि पैरेललोग्राम है जिसके 2 वेक्टर्स दे देते हैं, और जब वो मैं बताऊं उसके पहले आप अगर XY प्लेन पे अगर किसी भी, तो बोलिए आपका XY प्लेन है 2D लेते हैं, यहाँ पर मेरे पास एक पॉइंट है 2,3, राइट। अच्छा, 2,3 के पहले यहाँ पर अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो ये पॉइंट क्या होगा? 2,0। ये पॉइंट O है, इसको मैं A नाम दे देता हूँ। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो ये पॉइंट क्या होगा? 0,3, राइट। इसको अगर मुझे OA को वेक्टर के फॉर्म में लिखना है तो OA वेक्टर को क्या लिखूंगा? 2i के, क्योंकि मैग्नीट्यूड कितना है? 2। वेक्टर में क्या क्या होता है? मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हो? यूनिट वेक्टर। एक्स एक्सिस पे कौन सी यूनिट वेक्टर है? i। तो OA वेक्टर को क्या लिखेंगे? 2i। OA वेक्टर को क्या लिखेंगे? 2i। OB वेक्टर को क्या लिखोगे? 3j। OB वेक्टर क्या हो जाएगा? 3j। और AP वेक्टर और OB वेक्टर इक्वल वेक्टर्स होंगे, है ना। ये और ये तो सेम मैग्नीट्यूड है, तो OP वेक्टर को भी मैं वही बोल सकता हूँ 3j। तो मुझे तो चाहिए OP वेक्टर,
तो ओपी वेक्टर ट्राइंगुलर लो के हिसाब से क्या हो जाएगा? ओपी वेक्टर ओए वेक्टर प्लस एपी वेक्टर, ये रिजल्टेंट होगा। ओपी वेक्टर इक्वल टू ओए वेक्टर प्लस एपी वेक्टर, और ओए वेक्टर क्या है? 2i कैप, और ओपी एपी वेक्टर या ओपी वेक्टर एपी वेक्टर और ओबी सेम ही है ना, 3j कैप, तो 2i कैप प्लस इस ओपी वेक्टर को क्या लिखा मैंने? 2i कैप प्लस 3j कैप। और यही अगर 2,3 नाम का पॉइंट 3D में होता, सपोज 2,3,4 है, स्पेस में एक पॉइंट पड़ा हुआ है 2,3,4 नाम का, पी नाम का, तो उसको वेक्टरली ये जो कॉर्नर है मेरा ओरिजिन है, जहां पर क्यों एक्सिस को ज्वाइन कर रहा हूँ, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और हाइट को जेड एक्सिस ले लेता हूँ। तो यहाँ पर स्पेस में एक पॉइंट पी है, उसको मैंने ओरिजिन के साथ ज्वाइन किया ओपी, तो उस ओपी वेक्टर को क्या लिखूंगा मैं? 2i तो क्या हो जाएगा? वो रिजल्टेंट वेक्टर से फिर तीनों डायरेक्शन मैटर करेंगे। एक्स एक्सिस का i कैप है यूनिट वेक्टर, तो 2i कैप हो जाएगा, मैग्नीट्यूड 2 है, वाई एक्सिस पे 3 था तो 3j कैप, और जेड एक्सिस पे 4 था तो 4j कैप। किसी वेक्टर में दो ही चीज होने वाली है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? यूनिट वेक्टर। तो बाय डिफॉल्ट आपके एक्स वाई जेड एक्सिस पी सी आई कैप जे कैप और के कैप पहले से डिफाइन कर दिया गया, राइट। तो हम उसी को लेके चलेंगे, तो फिर वो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4j कैप हो जाएगा। उसी तरह से 2D था, इसलिए ओपी वेक्टर क्या बना? 2i कैप प्लस 3j कैप, 2i कैप प्लस 3j कैप, ये ठीक है। अच्छा, जब आप लोग पोजीशन वेक्टर्स बोलते हो, ये सपोज हमारे पास ए बी है, क्योंकि हर वेक्टर का ओरिजिन के साथ ज्वाइन किया नहीं होगा, वो तो फ्री वेक्टर है, कहीं पर भी घूमता रहता है ना। मैथमेटिक्स में हम कौन से वेक्टर लेके चलते हैं? फ्री वेक्टर, तो कहीं पर भी घूमते हैं, वो जरूरी नहीं कि हमें तो उसका इनिशियल पॉइंट ओरिजिन ही होता होगा। तो हमें ये ए बी वेक्टर चाहिए। अब यहाँ पर ओरिजिन है और आपको चाहिए ए बी वेक्टर, तो अगर आपने ओ के साथ ए को ज्वाइन किया और ओ के साथ बी को ज्वाइन किया, इसको मैंने ए वेक्टर नाम दिया, इसको मैंने बी वेक्टर नाम दिया, पर मुझे चाहिए कौन सा वेक्टर? ए बी वेक्टर। तो ट्राइंगुलर लो के हिसाब से आप लोगों का इसमें रिजल्टेंट कौन? बी मतलब ओ बी, क्योंकि इसका डायरेक्शन सेम, इसका डायरेक्शन अपोजिट है, तो मेरा रिजल्टेंट कौन होगा? ओ बी वेक्टर। तो आप उसको लिखेंगे कैसे? ट्राइंगुलर लो से ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर क्या हो गया? ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ओ बी वेक्टर मतलब क्या हुआ आप लोगों का? बी वेक्टर, और ओ ए मतलब क्या हुआ? ए वेक्टर। आपका ए बी वेक्टर क्या बना आप लोगों का? बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। बी वेक्टर मतलब क्या था? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बी पॉइंट को, जिसको लिखते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी माइनस ए वेक्टर मतलब कौन? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। तो कोई भी वेक्टर जब आप लिखते हो ए बी वेक्टर, तो आप टर्मिनेटिंग पॉइंट जो होता है, मतलब सेकंड जो पॉइंट होता है जहां से आप एंड करते हो, तो उसका पोजीशन वेक्टर में से इनिशियल वेक्टर, मतलब इनिशियल पॉइंट, जब आपका इनिशियल पॉइंट कौन सा है इसमें? ए। टर्मिनेटिंग पॉइंट कौन सा है? बी। तो ए बी वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट करोगे? टर्मिनेटिंग पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। अगर अपने इनिशियल माइनस टर्मिनेटिंग पॉइंट कर ले तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर आप कुछ भी नहीं कर सकते, तो यहाँ पर डायरेक्शन मैटर करता है, राइट। अगर यहाँ पर मुझे दिया जाता है कि ये सपोज इसी स्पेस के अंदर एक पॉइंट पड़ा हुआ है, ए पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 2,3,5। एक बी पॉइंट दूसरी जगह पर पड़ा हुआ है जिसका कोऑर्डिनेट है -4,6,-7, और मुझे बोला जाता है ए बी वेक्टर क्या होगा, तब क्या लिखोगे? क्या लिखेंगे? बी वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी मतलब क्या? माइनस 4i के प्लस जे के माइनस 7k के माइनस 2i के प्लस 3j के प्लस 5k। ये समझ आ गया सबको?
तो वेक्टर समी को डिफाइन करना पड़ेगा, आपको तो पॉइंट दे देंगे, तो फिर टर्मिनेटिंग पॉइंट माइनस इनिशियल टर्मिनेटिंग पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, तो फिर ये हो जाएगा आप लोगों को, बाकी तो जैसे नॉर्मली होता है आई के साथ में आ जाएंगे प्लस 3j के माइनस 12 के, और फिर सेमी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए तो जैसे अगर इसका डायरेक्शन इसका चाहिए तो क्या होगा, ये 2 था ये 3 था, तो पाइथागोरस लगाओगे इसको, तो रूट ऑफ 4 प्लस 9, तो 3d होगा तो रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड ढूंढना होगा, सेमी वेक्टर का मैग्नीट्यूड को क्या बोलूंगा, रूट ऑफ 36 प्लस 9 प्लस 44, ठीक है ना। अब देखो मैं जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था कि बोर्ड लेवल पे कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, आपको बोल देंगे कि एक पैरेललोग्राम है, राइट, और उस पैरेललोग्राम के दो वेक्टर दे देंगे, एडजेसेंट वेक्टर बता दिया जाएगा। सपोज ये बोला है 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, और ये बोला है i प्लस 2j कैप माइनस j कैप, तो बोला जाएगा कि इसके डायगोनल्स के पैरेलल ऐसा एक वेक्टर फाइंड करके दो जिसका मैग्नीट्यूड 6 यूनिट है, मुझे वो वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड 6 यूनिट है एंड पैरेलल विद डायगोनल्स ऑफ दिस पैरेललोग्राम। तो क्या करोगे, क्वेश्चन समझ आ गया ना, आपको 6 मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर दे जो इसके डायगोनल के साथ पैरेलल होगा। क्या करोगे इससे मुझे मेथड बताओ। पहले इसके डायगोनल पता करेंगे, अगर वो अच्छे से पता करेंगे, एक बार दोनों को ऐड करके एक बार दोनों को, तो एक बार जब दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, ये अब इसका एक पैरेलल वेक्टर, इसका एक पैरेलल वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड 6 यूनिट है, तो कैसे निकालोगे इसको, उसमें लैम्डा शुरू करना होता है, वो तो मुझे चेक करना हो कभी तो ठीक है, दो वेक्टर दे देंगे तो कर सकता हूँ भाई, कोई भी पैरेलल सब वेक्टर्स हो उसके मैग्नीट्यूड को इससे इक्वेट कर देंगे। अच्छा मुझे बताइए आप लोगों का सपोज एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, यहाँ पर एक वेक्टर है एक्स एक्सिस को पैरेलल है जिसका यूनिट डायमेंशन मैग्नीट्यूड 2 यूनिट है, फिर दूसरा वेक्टर है वो भी एक्स एक्सिस को पैरेलल है जिसका मैग्नीट्यूड 4 यूनिट है, फिर एक नीचे भी है जिसका मैग्नीट्यूड 3 यूनिट है, ये भी एक्स को पैरेलल है, तो मुझे तीनों वेक्टर बताओ कैसे लिखोगे, इसको क्या लिखोगे, इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, इसको कैसे वेक्टर फॉर्म क्या होगा, 4i कैप
2i कैप और सपोज ये डायरेक्शन ऐसा है माइनस 3i और इसी के अंदर एक एक्स एक्सिस प्लेन है जिसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट है, तो क्या लिखोगे? 5i कैप। तो मतलब इसके पैरेलल जितने भी वेक्टर्स है सब में से क्या चेंज हो रहा है? मैग्नीट्यूड, क्योंकि वो पैरेलल तो उसका यूनिट वेक्टर तो सेम ही रहने वाला है। तो अगर मुझे इसके पैरेलल अगर कोई वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड 6 है तो इनटू में मुझे क्या चाहिए? उसके डायरेक्शन चाहिए यूनिट वेक्टर, और ये मैग्नीट्यूड तो है ही 6, तो इनटू में क्या चाहिए? और हर पैरेलल वेक्टर का यूनिट वेक्टर सेम ही होता है, तो इसका यूनिट वेक्टर ढूंढ के इसके साथ मल्टीप्लाई कर लूंगा। तो लेमडा तो मिल ही नहीं सकता तुम्हें, कैसे मिलेगा लेमडा जो आप ढूंढ रहे हो? तो इसका यूनिट वेक्टर तो निकाल लोगे आप। इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा? 3i कैप प्लस j कैप, इसको 6 के साथ मल्टीप्लाई कर लूंगा तो ये मेरा वेक्टर बन गया। ठीक है, हर पैरेलल वेक्टर का यूनिट वेक्टर सेम होगा, वही उसका डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। हाँ, अगर यहाँ पर माइनस होगा तो दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट होगा, प्लस होगा तो सेम डायरेक्शन होगा, लाइक वेक्टर हो जाएंगे। तो इस डायगोनल का हो गया। वैसे इस डायगोनल का ढूंढना होगा तो पहले इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लूंगा। ठीक है, हमें ये नहीं बोले, हमें तो बोले कि उसके दोनों डायगोनल के पैरेलल 6 मैग्नीट्यूड का, तो कौन सा डायगोनल पता नहीं है, तो अपने को दोनों ढूंढ के देना पड़ेगा। एक बार प्लस किया, एक बार दोनों को माइनस कर लूंगा, तो माइनस करूंगा तो क्या हो जाएगा? ये i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2 कैप, और इसके यूनिट वेक्टर को अभी इसके पैरेलल आप ढूंढ रहे हो तो क्या करोगे? ये 6 यूनिट का है तो इसका यूनिट वेक्टर ढूंढ लूंगा, डिवाइडेड बाय क्या करूंगा? डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 प्लस 9 प्लस 14 द रूट 14, तो i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2 कैप अपॉन रूट 14 किसके साथ? 6 के साथ ये वेक्टर। ठीक है, फिर यहाँ पर मैंने 2 वेक्टर लिखे हैं, ए वेक्टर है बी वेक्टर। ए वेक्टर लिखा है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप, और बी वेक्टर लिखा है 8i कैप प्लस लैम्डा j कैप प्लस 4j कैप। और फिर बोला कि ये दोनों पैरेलल वेक्टर है तो लैम्डा की वैल्यू फाइंड करके तो फिर आप जो सोच रहे थे ना वो लैम्डा की कंडीशन वाला, मतलब कांस्टेंट का डिफरेंस, वो वाला यूज कर सकते हो आप। जैसे अगर मैं बोलूं कि a is a1i कैप प्लस b1j कैप प्लस c1k कैप, b वेक्टर है a2i कैप प्लस b2j कैप प्लस c2k कैप, ध्यान दीजिएगा। और ये दोनों वेक्टर्स अगर पैरेलल वेक्टर्स है तो मुझे पता है कि इन दोनों के बीच में से किसका डिफरेंस होगा? कांस्टेंट का k का डिफरेंस होगा। अब a वेक्टर था मेरे पास a1i कैप प्लस b1j कैप प्लस c1k कैप इक्वल टू k इंटू a2i कैप प्लस b2j कैप प्लस c2k कैप। तो अगर दोनों तरफ अगर मैं कोएफिशिएंट इक्वेट करूं तो i कैप का कोएफिशिएंट a1, यहाँ पर i कैप का कोएफिशिएंट a2,
तो A1 किसके बराबर होना चाहिए? A2 के बराबर होना चाहिए। B1 किसके बराबर होना चाहिए? B2 के बराबर होना चाहिए। और C1 किसके बराबर होना चाहिए? C2। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ K? A1 by A2। यहाँ पर K क्या होगा? यहाँ पर K क्या होगा? इसलिए अगर ये दोनों पैरेलल वेक्टर्स है तो फिर कंफर्म है कि A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 इक्वल टू C1 by C2 इक्वल टू K। तो K तो कोई भी हो। तो अगर ये दोनों को अगर पैरेलल होना है या कोलिनियर होना है तो उनके कोएफिशिएंट को IKF JKF पर KKF का कोएफिशिएंट का रेशियो को सेम होना पड़ेगा। एक ही 2D में भी तो बोलते थे, 2D में कोई भी दो वेक्टर्स पैरेलल कब होते थे? कोइंसिडेंट कब होते थे? कोई दो लाइन कोइंसिडेंट कब होते थे? A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 इक्वल टू C1 by C2। वहां पर कोइंसिडेंट मतलब एक ही लाइन, और यहाँ पर भी कोलिनियर पैरेलल मतलब एक ही सपोर्ट पे लाई बना, तो इनडायरेक्टली वो एक ही लाइन की बात हो रही है, कोइंसिडेंस ही हो रहा है। तो इसलिए ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, राइट। तो उसके हिसाब से अगर ये दोनों अगर पैरेलल वेक्टर्स दे रखे हैं तो फिर लेम्डा की वैल्यू क्या होगी? तो क्या बनूंगा? by 2/8 इक्वल टू -3 लेम्डा इक्वल टू 1/4। ये भी 1/4, ये भी 1/4। तो लेम्डा कितना हो जाएगा आप लोग? क्लियर? तो अब इसको भी कोलिनियर या पैरेलल की कंडीशन होती है। अब ये इसमें दो वेक्टर की बात करते हो सकते हैं कि आपको 3 वेक्टर दे दे। जब वैसे दिया है कि ए पॉइंट गिवन है 2ik प्लस वेक्टर दे रखा है 2ik प्लस 3jk, मतलब एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दे रखा है 2ik प्लस 3jk। इसका मतलब कि जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? 2,3 2 डायमेंशन में लाई कर रहा है। बी दे रखा है, बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दे रखा है pik प्लस 9jk, और सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दे रखा है ik माइनस jk, और बोला गया कि तीनों पॉइंट ए बी एंड सी आर कोलिनियर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। अगर ये तीनों कोलिनियर है तो आप लोगों को p की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर तीनों कोलिनियर है मतलब यहाँ पर कोलिनियरिटी का मतलब क्या होगा? सेम सपोर्ट पे लाई करते हैं। अगर सेम सपोर्ट पे लाई करते हैं तीनों पॉइंट, ए पॉइंट यहाँ है, बी पॉइंट यहाँ है, सी पॉइंट यहाँ है ना? तो फिर मैं ये बोल सकता हूँ कि ए पॉइंट अगर ये तीनों सेम पे लाई करता तो ए बी वेक्टर एक ले लो और एक बी सी वेक्टर ले लो, तो दोनों के बीच में कांस्टेंट का डिफरेंस होना चाहिए। एक ए बी वेक्टर बना लूंगा, एक बी सी वेक्टर बना लूंगा। ए बी वेक्टर बनाना होगा तो टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो बी में से अगर मैंने ए को माइनस किया तो क्या होगा? बी माइनस 2 इंटू आई के प्लस 9j के माइनस 3j के तो 6j के, और फिर बी सी वेक्टर तो सी माइनस बी, तो आई के मतलब बी माइनस 1 माइनस बी इंटू आई के और माइनस 10j के, करेक्ट। और ये दोनों कैसे वेक्टर है? तो फिर दोनों के बीच में सिर्फ किसका डिफरेंस, और दोनों का कोएफिशिएंट का रेशियो सेम होना चाहिए। जो अभी हमने डिराइव किया तो बोल सकता हूँ p माइनस 2 अपॉन 1 माइनस b को किसके इक्वल होना पड़ेगा? माइनस 10 के बराबर होना पड़ेगा। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो 5p माइनस 10 इक्वल टू माइनस 3 प्लस 3p, ये माइनस को कंसीडर कर लिया, ठीक है ना? तो 2p इक्वल टू 7, तो p इक्वल टू 7/2।
b इक्वल टू 7/2, राइट। अच्छा, इसी चीज को मैं से बोलूंगा तो चलेगा? ये जो जब मैं बोल रहा हूँ a 2ik प्लस 3j के पे, तो कौन सा पॉइंट हुआ? 2,3। कौन सा पॉइंट हुआ? 2,3। ये कौन सा पॉइंट हुआ? 3,9। ये कौन सा पॉइंट हुआ? -1। तो फिर अब इसको 2D के हिसाब से सोचे, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। तीनों पॉइंट कोलिनियर, तो AB पॉइंट का स्लोप जितना होगा उतना ही BC पॉइंट का स्लोप होगा। तो AB पॉइंट का स्लोप कैसे निकालोगे? I माइनस 36 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और इन दोनों का स्लोप देखोगे तो 10 अपॉन p माइनस 1। स्लोप को सेम होना पड़ेगा। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 6p माइनस 6 इक्वल टू 10p माइनस 20। 6 उस तरफ देगा तो 4p, 20 इस तरफ आएगा तो 20 माइनस 6 14, तो p इक्वल टू 14/4। तब पहले वेक्टर में अगर इसको आप पूरी की तरह ट्रीटमेंट दे सकते हो। हाँ, अगर ये k के साथ होता तो फिर स्लोप पिक्चर भी नहीं आता, क्योंकि 3D में स्लोप नहीं होता, फिर वहां पर डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन होता है, फिर स्लोप नहीं होता, फिर दूसरे कंसेप्ट होते हैं। पर 2D में तो स्लोप भी लगा सकता हूं मैं। नेक्स्ट ऐसे दिया हुआ है कि A पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है 2ik प्लस 3jk माइनस 5jk, और B पॉइंट का पोजीशन वेक्टर गिवन है 4ik प्लस 5jk प्लस 7jk। मुझे पूछा जाता है कि C पॉइंट का पोजीशन वेक्टर फाइंड करके दो जो AB लाइन सेगमेंट को 2:3 के रेशियो में इंटरनली डिवाइड कर रहा है। क्या करें? A पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है 2ik प्लस 3jk माइनस 5k, तो इनडायरेक्टली वो कौन सा पॉइंट हो गया? माइनस में हो गया। B पॉइंट का पोजीशन वेक्टर 4ik प्लस 5jk प्लस 1k, ये 2.5,7 हुआ। क्वेश्चन क्या दिया है? मुझे C पॉइंट का पोजीशन वेक्टर चाहिए जो AB लाइन सेगमेंट को इंटरनली 2:3 के रेशियो में डिवाइड करना है। तो क्या करेंगे? सेक्शन फॉर्मूला देख, तो सेक्शन फॉर्मूला जब लगाओगे तो कैसे लगाते हो? 2 into 4, 3 into 2, 8 plus 6, 14, 14/5, y coordinate, 2 into 5, 10, 3 into 3, 9, 19/5, फिर z coordinate, 14 minus 15, तो minus 1/5। तो C पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या लिखूंगा? 14/5 प्लस 19/5 माइनस 1/5। सही है, राइट। तो कर्सर जगह पर इसी चीज को ऐसे लिखा होता है कि A पॉइंट का पोजीशन वेक्टर A वेक्टर है, B पॉइंट का पोजीशन वेक्टर B वेक्टर है, C पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो C पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा MB वेक्टर प्लस NA वेक्टर डिवाइड बाय M प्लस N। ये हो गया m into b वेक्टर प्लस n into a वेक्टर डिवाइडेड बाय m प्लस n। करेक्ट? तो मतलब आप जो कोऑर्डिनेट पढ़ते हैं वो सब यहाँ एप्लीकेबल है। मतलब जो भी चीजें पढ़ो, जैसे अगर मुझे कोई ट्राइंगल के 3 पॉइंट के पोजीशन वेक्टर दे दिए, जब मुझे बोले कि उसका सेंट्रोइड का पोजीशन वेक्टर ढूंढ के दो, तो क्या करोगे? A पॉइंट का पोजीशन वेक्टर A वेक्टर है, B का B वेक्टर है, C का C वेक्टर है, A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर डिवाइडेड बाय
तो कोई फर्क नहीं होता। अच्छा ये इंटरनल डिवीजन का हो गया, अगर एक चीज अगर एक्सटर्नल डिवाइड होता तो ये 3 पॉइंट अगर बाहर होता, मतलब लाइन सेगमेंट के बाहर, ये पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर, बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर और सी पॉइंट यहाँ कहीं है जिसका पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है, जो ए बी लाइन सेगमेंट को कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m/n के रेशियो में। तो क्या फर्क पड़ेगा, ये सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या लिखोगे, m b वेक्टर माइनस 2 b वेक्टर माइनस n into a वेक्टर है ना, m into b वेक्टर माइनस n into a वेक्टर डिवाइडेड बाय, जैसे एक्सटर्नल डिवीजन में बीच में माइनस आ जाता था। डिनोमिनेटर में m का माइनस है यहाँ पर नहीं, मॉड्यूल है अभी अपना पास। हमें ये क्वेश्चन पूछा है, ये अल्फा एक वेक्टर है 2x + 1 इंटू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, बीटा वेक्टर दे रखा है x - 2 इंटू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और बोला गया है कि ये जो अल्फा और बीटा है ना वो दोनों कोलिनियर है, ये दोनों कोलिनियर है, बट ए और बी जो है वो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स है। ए एंड बी आर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x for which alpha vector and beta vector are collinear vector। तो क्या करेंगे, मतलब अभी तो वो मैंने उसका इजी बदल कर दिया ना, अगर ये कोलिनियर वेक्टर से तो 2x + 1 अपॉन x - 2 को किसके बराबर होना पड़ेगा, वो इक्वल टू k जो करते हो यही हो गया बेसिकली, ठीक है। और ये क्यों नहीं होगा, ए और बी आर नॉन कोलिनियर वेक्टर, रीजन होगा ना, जैसे हम लोग लिखते हैं ये सारे वेक्टर्स एक दूसरे को पैरेलल है या कोलिनियर है, तो आई कैप जे कैप और के कैप थोड़ी ना कोलिनियर होते हैं। अगर वो भी कोलिनियर हो जाएंगे तो फिर उसके आप लोग जिसका यूनिट वेक्टर ले रहे हो वही सेम ले रहे हो, फिर आई कैप और जे कैप अगर कोलिनियर है तो फिर दोनों के यूनिट वेक्टर को सेम होना पड़ेगा, क्योंकि पैरेलल वेक्टर यूनिट वेक्टर तो सेम होते हैं। इसीलिए ये जो वेक्टर जिसके साथ मल्टीप्लाई करते हो वो कोलिनियर नहीं हो सकते या पैरेलल नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने मेंशन किया, नहीं भी किया हो तो आपको कोलिनियर नहीं होगा। कोई भी 3 पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दे दे आपको, बोला है 20 क्वेश्चन, बोला कि सो दैट द पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर a वेक्टर -2b वेक्टर प्लस bc वेक्टर -2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर प्लस 2c वेक्टर एंड -8a वेक्टर प्लस 13b वेक्टर आर कोलिनियर।
whatever be the value of A, B and C. ये तीन अलग अलग पॉइंट के पोजीशन वेक्टर आपको प्रूव करने के तीनों कोलिनियर है। कैसे करेंगे? हम लोग पहले ये अगर P वेक्टर है, ये Q वेक्टर है और ये R वेक्टर है, तो सबसे पहले PQ वेक्टर निकालूंगा, फिर QR वेक्टर निकालूंगा और दोनों का कोएफिशिएंट का रेशियो को सेम प्रूव कर दूंगा। यही सेम टाइप का क्वेश्चन जब कोप्लेनर के लिए पूछेंगे तो हो सकता है कि वो आप लोगों को 31st है, बोला कि फाइंड लैम्डा सो दैट द 4 पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर I cap plus 2j cap plus 3k cap 3I cap minus j cap plus 2k cap minus 2I cap plus lambda j cap plus k cap और 6I cap minus 4j cap plus 2k cap। ये चारों पॉइंट कोप्लेनर है, ये चारों पॉइंट एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। ये दिया हुआ है कि चारों पॉइंट एक ही प्लेन पे लाई करता है तो लैम्डा की वैल्यू फाइंड करके दो। ऐसे केस में क्या करना चाहिए अपने को कि चारों पॉइंट है ये एक ही प्लेन पे है, अगर है ना, एक ही प्लेन पे मान लेता हूँ, एक को A नाम दे देता हूँ, एक को B नाम दे देता हूँ, एक को C नाम दे देता हूँ, एक को D नाम दे देता हूँ। अगर ये चारों अगर एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं तो चारों के मतलब ये चारों के चारों एक ही घर में रहते हैं। अगर ये चारों के चारों अगर एक ही घर में रहते हैं तो AB वेक्टर किसी एक को फिक्स पॉइंट मान लो, वो आपकी इच्छा, मैंने सपोज एक को मान लिया, तो AB वेक्टर, AC वेक्टर और AD वेक्टर, ये तीनों के बीच में कोई ना कोई लीनियर रिलेशन बनना चाहिए, क्योंकि सेम प्लेन पे लाई कर रहे हैं तो सेम ही घर में रहते हैं तो कुछ ना कुछ रिलेशन होना चाहिए। तो आपके 4 पॉइंट है, तो आप क्या करो, किसी एक को फिक्स पॉइंट मान के 3 वेक्टर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। अगर ये मेरा ABCD है तो व्हाट इज AB वेक्टर? पोजीशन वेक्टर B क्या देगा? 2I cap minus 3j cap minus k cap। व्हाट इज AC वेक्टर? minus 3I cap plus lambda minus 2 into j cap plus minus 2j cap। व्हाट इज AD वेक्टर? 5I cap minus 6j cap minus k cap। करेक्ट। और अगर ये कोप्लेनर है तो डेफिनेटली आपके पास AB वेक्टर इस तीनों के बीच में कोई ना कोई लीनियर कॉम्बिनेशन जरूर बनेगा, इन तीनों के बीच में कोई ना कोई लीनियर कॉम्बिनेशन डेफिनेटली बनता होगा। तो लीनियर कॉम्बिनेशन बनता होगा तो ये 3 है, हम ये थोड़ी बोल सकते इसका 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 रेशियो इसका 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 रेशियो सेम होगा। 3 का रेशियो कैसे लोगे? आप रेशियो 2 का ही ले सकते हो, 3 का तो ले नहीं सकते। तो फिर यहाँ पर लीनियर कॉम्बिनेशन वाला कंसेप्ट लगा लूंगा। ये तीनों के बीच में कोई ना कोई लीनियर कॉम्बिनेशन बनता होगा। AB वेक्टर इक्वल टू X इंटू AC वेक्टर प्लस Y इंटू AD वेक्टर, है ना। तीनों के बीच में कोई ना कोई लीनियर कॉम्बिनेशन, कोई ना कोई तो X और Y स्केलर क्वांटिटी होगा जिसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई होता होगा। तो AB वेक्टर इज व्हाट? 2I cap minus 3j cap minus k cap X इंटू AC वेक्टर, AC वेक्टर कितना? 3I cap plus lambda minus 2 into j cap minus 2k cap plus y into AD वेक्टर कितना? 5I cap minus 6j cap minus k cap। कोएफिशिएंट इक्वेट करते हैं। I cap का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पर? 2, यहाँ पर क्या है? 3x plus 5y और j cap का कोएफिशिएंट माइनस 3 इक्वल टू x इंटू lambda minus 2 माइनस 6y। k cap का कोएफिशिएंट माइनस 1 इक्वल टू माइनस 2x और माइनस y। करेक्ट। कितना अननोन है? 3 है, x y और लैम्डा का कितना रिलेशन? 3। तो 3 रिलेशन आ गया आपके पास, राइट। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो मुझे किसकी वैल्यू मिलेगी? x पर सॉल्व करके देखते हैं। एलिमिनेशन मेथड यूज कर लेते हैं ना। इसको 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेता हूँ, इसको 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेता हूँ। तो ऐड करूंगा तो क्या बचेगा? -3।
2 - 5 -3 ना, यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करेगा तो 3x माइनस 10x माइनस 7x माइनस 5y प्लस 5y 0, तो x इज इक्वल टू 3/7, x इक्वल टू 3/7। इसी x को अगर कहीं पर मैं पुट कर लूंगा तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, y की। क्या आएगा y की वैल्यू, x को अगर 3/7 रखा तो 9/7 हुआ, उस तरफ गया 2 माइनस 9/7, y की वैल्यू 1/7, 2 माइनस 9/7 ना, 5/7, 5/7, तो y की वैल्यू 1/7 को 5 से डिवाइड करके, ठीक है। x मिला आपको 3/7, y मिला आपको 1/7, करेक्ट। x और y के लिया, अब आप लोगों को x और y को पुट करोगे तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, लैम्डा की, है ना। वो x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे, पुट करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगा। क्या हो जाएगा लैम्डा, -3 इक्वल टू 3/7 इंटू लैम्डा -2, और ये 1/7 हो तो -6/7, उस तरफ देख देता हूँ, तो -3 प्लस 6/7, -3 प्लस 6/7 -15/7 ना, 7 कैंसल, 3 माइनस 3 और -15 -5, ये माइनस को उस तरफ जाएगा तो -3 लैम्डा इक्वल टू माइनस, आपको लैम्डा की वैल्यू ढूंढनी थी, लैम्डा की वैल्यू आ गई, करेक्ट राइट। ये उसका ओरिजिनल मेथड के 4 पॉइंट में से पहले 3 वेक्टर बना लो, क्योंकि 4 वेक्टर को कंपेयर करना डिफिकल्ट हो जाएगा, अननोन बढ़ जाएंगे ना, और कुछ नहीं, राइट। और इसी को और थोड़ा जैसे इसका 3 अननोन थे, इसको अगर मुझे लीनियर कॉम्बिनेशन ही बनाना है तो इसको ऐसे भी लिख के एक बार ट्राई कर लो, तो मेरे सबसे यही फॉर्मूला चाहिए, इंटरनेट बना के वो अभी पढ़े कहाँ आप लोग, आपको आता हो तो बात अलग है कि कोप्लेनरी के लिए डिटरमिनेंट की 0 होता है, वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वो तो पढ़ चुके हो, तो आपको भी तो पता है इसका डिटरमिनेंट तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का कंसेप्ट, 9 वाला वो तो कौन करेंगे की बात, इसमें आएगा डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, बट वो डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 का कंसेप्ट बाकी है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में आएगा, तो अभी तो आपके यही इसको करने, इसको अगर जैसे 2 अननोन यूज करता हूं, अगर मैं 1 से डिवाइड कर लूं, एक बार करके देखता हूँ क्या बात बन रही है। मुझे लग रहा था कि एक ही कॉन्स्टेंट लेके बाद काम होगा क्या, तो नहीं बन रहा है, वो लेना ही पड़ेगा 2 कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो आप बस इतना कर सकते हो कि 4 पॉइंट होगा तो पहले उसको में से 3 वेक्टर बना लो। अच्छा, किसको फिक्स पॉइंट लेना हो आप किसी को भी ले सकते हो, अगर आप एक ही जगह पर सपोज बी को भी फिक्स वेक्टर लेके चलोगे तो आपके और मेरे वेक्टर्स अलग आएंगे, बट फाइनल आंसर जो है आपका और मेरा सेम आएगा, तो उससे फर्क नहीं पड़ता कि आप किसको फिक्स ले रहे हो। आपको किसी भी 3 पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दे दो, बोलेंगे कि तीनों पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो प्रूव करके दो कि राइट एंगल बन रहा है, तो फिर क्या करोगे उसमें 2D यूज कर लो। तीनों पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया होगा तो मुझे तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। जैसे ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है 3i कैप -4j कैप -4 कैप, स्लोप नहीं यूज कर पाएंगे तो 3D है, तो पॉइंट क्या होगा 3, -4, -4 है ना। 3 पॉइंट अगर दे रखे हैं, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट मतलब 3i कैप -4j कैप -4 के कैप दिया था, आप उसको पॉइंट के फॉर्म में लिख लो, 3 -4 -4। बी दे रखा है आप लोगों को 2i कैप -j कैप +k कैप, तो पॉइंट क्या हो जाएगा 2, -1, 1। सी का पोजीशन वेक्टर जो है 1, i कैप -3j कैप -5k कैप, तो मतलब 1, -3 और -5, ये तीनों पॉइंट राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे तो 2D हो या 3D हो, पाइथागोरस सेटिस्फाई होगा, पाइथागोरस सेटिस्फाई होगा तो फिर AB का डिस्टेंस, AB का स्क्वायर, किसी भी 2 का स्क्वायर का डिस्टेंस तीसरे के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, तो AB का डिस्टेंस
डिस्टेंस फॉर्मूला से निकल जाएगा। पर डिस्टेंस फॉर्मूला तो 2D हो या 3D हो सेम ही होता है ना। इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला निकालोगे तो क्या हो जाएगा 3 - 2 रूट ऑफ 1 माइनस 3 का स्क्वायर तो +9 माइनस 5 का स्क्वायर तो 25। तो ये हो गया रूट 35। BC 2 - 1 तो 1 -1 माइनस ऑफ -3 तो 2 का स्क्वायर 4 1 माइनस ऑफ -5 6 का स्क्वायर 33 तो 41। AC डिस्टेंस फॉर्मूला 3 - 1 2 का स्क्वायर 4 -4 माइनस ऑफ -3 तो -1 का स्क्वायर 1 -4 माइनस ऑफ -5 तो 1 तो ये रूट 6। किसी दो का स्क्वायर का एडिशन तीसरे के स्क्वायर के बराबर बनाती है तो अपने को AD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर। तो कहाँ पर 90 डिग्री बनता होगा A के पास क्योंकि एक कॉमन पॉइंट है। तो वापस वही 2D हो गया राइट। किसी तीन को अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है कि नहीं चेक करना होता तो नहीं है क्योंकि तीनों में से किसी का भी डिस्टेंस दो का डिस्टेंस सेम आना है नहीं आ रहा है लेंथ सेम तो फिर आइसोसेलेस नहीं है। हमें बोले कि if G is the centroid of triangle ABC, if G is the centroid of triangle ABC, then prove that GA vector plus GB vector plus GC vector is equal to 0 vector। GA vector plus GB vector plus GC vector को क्या प्रूव करना है 0 वेक्टर। आप लोगों को ट्राइंगल ABC दिया हुआ है, ABC क्या है वो नहीं दिया था। A का पोजीशन वेक्टर को हम A वेक्टर मान ले, B के पोजीशन वेक्टर को हम B वेक्टर मान ले, G पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को हम C वेक्टर मान ले। तो सेंट्रोइड क्या होगा इसका A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर डिवाइड बाय 3 है ना। फिर देखना तो कोऑर्डिनेट से पता चल गया। अब आपको अब वेक्टर्स की बात करते हैं तो उनको चाहिए था GA वेक्टर प्लस GB वेक्टर प्लस GC वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर। तो GA वेक्टर कैसे निकालूंगा पोजीशन वेक्टर A माइनस B तो A का पोजीशन वेक्टर A वेक्टर माइनस A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर डिवाइड बाय 3 प्लस B वेक्टर माइनस ऑफ A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर डिवाइड बाय 3 और GC वेक्टर C वेक्टर माइनस A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर डिवाइड बाय 3 और इसका आंसर क्या आना चाहिए 0। अगर आप एलसीएम लोगे तो 3A वेक्टर माइनस A वेक्टर 2A वेक्टर माइनस B वेक्टर माइनस C वेक्टर डिवाइड बाय 3। यहाँ पर क्या होगा 3B वेक्टर माइनस B वेक्टर तो 2B वेक्टर माइनस A वेक्टर माइनस C वेक्टर डिवाइड बाय 3 और यहाँ पर 3C माइनस C तो 2C वेक्टर माइनस A वेक्टर माइनस B वेक्टर डिवाइडेड बाय 3। सबका एलसीएम तो सेम ही है 3 तो ऊपर जब वेट हो तो 2A वेक्टर और माइनस 2A वेक्टर 0 फिर माइनस B प्लस 2B माइनस B तो वो भी 0 माइनस C प्लस 2C भी 0 से आप लोगों का 0 वेक्टर आ गया। ठीक है ना। तो सेंट्रोइड को तो क्या ले लेंगे डायरेक्टली A प्लस B प्लस C बाई 3 और फिर पोजीशन वेक्टर पता है टर्मिनल माइनस इनिशियल। ऐसे लेवल के क्वेश्चंस आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। तो ये भी एक बार मुझे बताओ सिर्फ करोगे कैसे। जैसे बोला है कि पॉइंट एलिमेंट डिवाइड ट्राइंगल दे दिया है ABC
कि बोला क्या है कि एलिमेंटिंग पॉइंट है एल बीसी पे लाई कर रहा है, एल बीसी पे लाई कर रहा है, पर इस तरह से लाई कर रहा है कि एल बीसी को 1:4 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, राइट। एम और सी ए पे लाई कर रहा है 3:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, एम 3:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, और एन लाइज ऑन द लाइन ए बी विच डिवाइड ए बी इन द लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो 3:7। ये दे दिया। फिर बोला गया कि प्रूव करके दो कि एल वेक्टर प्लस बीएम वेक्टर प्लस सीएन वेक्टर, एल वेक्टर प्लस बीएम वेक्टर प्लस सीएन वेक्टर इज ए वेक्टर पैरेलल टू सी के वेक्टर। आपको प्रूव करना है कि ये वेक्टर और सी के वेक्टर एक दूसरे को पैरेलल है। अब ये के क्या है कि तो दिया ही इसका कुछ आगे दिया कि व्हेन के डिवाइड्स AB इन द रेशियो 1:3। इस AB पे और एक पॉइंट है के, इस AB पे अलग से ड्रॉ करता हूँ, AB पे और एक पॉइंट है के जो इस AB को कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है 1:3। तो CK के साथ ये पैरेलल है AL BM CN, वो सब ढूंढना है। तो आपको सब क्या करना चाहिए, सारे पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालो, सारे पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालो। अब वो पोजीशन वेक्टर मुझे अगर अज्यूम करना है तो किसी एक पर नल वेक्टर ले लो, काम इजी हो जाएगा। एक ओरिजिन मान लिया मतलब बेसिकली, राइट। आप बोलोगे सर इसमें क्यों नहीं माना, या और किसी जिसमें ओरिजिन वाला इक्वेशन है तो जिसमें ऑलरेडी कोई ओरिजिन पॉइंट ही लेना था तो फिर नहीं मान सकता था, इसमें नल वेक्टर प्रूव करना था ना, तो फिर पर यहाँ तो मान ही सकते हैं। तो अगर मैंने ए को अगर नल वेक्टर मान लिया तो बी को मैं बी वेक्टर मान लेता हूँ, सी को मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इसको ए वेक्टर मान के करोगे तो आंसर नहीं आएगा, तो भी आएगा, बट थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा होगा। अब इसमें एल वेक्टर क्या होगा, एल का पोजीशन वेक्टर बताओ। 4b वेक्टर वेक्टर फॉर्मूला ना, 4b वेक्टर प्लस b वेक्टर डिवाइड बाय 5, व्हाट इज m, 2c वेक्टर प्लस 2b वेक्टर डिवाइड बाय 5, 3 तो 0 तो 0 हो जाएगा, और n 3b वेक्टर डिवाइड बाय 10, करेक्ट। के इसको नल वेक्टर लिया था, बी को बी वेक्टर लिया था, तो के बी वेक्टर बाय 4। अब आपको चाहिए एल वेक्टर कैसे निकालोगे, टर्मिनल पॉइंट माइनस माइनस, तो एल में से अगर ए को माइनस करूंगा तो 4b प्लस सी बाय 5 आएगा। bm कैसे निकालोगे, m माइनस b, m आपका ये है, उसमें से b को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2c माइनस 2c बाय 5 माइनस b तो 2c माइनस 5b बाय 5। cn कैसे निकालें, n माइनस c, तो 3b बाय 10 माइनस 3b माइनस 10c बाय 10। ओके, एलसीएम 10 है ना, तो एलसीएम 10 लूंगा तो यहाँ पर क्या आएगा, AB प्लस 4c, मैं पहले b वाले साथ में ले लेता हूँ, तो 8b माइनस 10b तो माइनस 2b प्लस 3b, तो b, और c की बात करोगे तो 2c प्लस 4c तो 6c माइनस 10c माइनस 4c बाय 10। ये आप लोगों को क्या मिला, एल वेक्टर प्लस बीएम वेक्टर प्लस सीएन वेक्टर। अब चाहिए आपको सी के वेक्टर, तो सी के वेक्टर कैसे निकालूंगा, के माइनस सी, ये रहा सी, ये रहा, तो के माइनस सी, बी बाई 4 माइनस सी, तो बी बाई 4 माइनस सी मतलब बी माइनस 4c डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 4। ये सी के वेक्टर है, ये एल प्लस बीएम प्लस केएन वेक्टर है, दोनों के बीच में किसका डिफरेंस है, ऐसा कब हो सकता है, को पैरेलल हो या कोलिनियर हो, यही हो गया ना। अगर मुझे लिखना है तो एल वेक्टर प्लस बीएम वेक्टर प्लस सीएन वेक्टर को मुझे अगर सी के टर्म में लिखना है तो क्या रिलेशन बन रहा है, b माइनस 4c बाई 10 था, यहाँ पर b माइनस 4c बाई 4 है, तो अगर इसको इंटू 10 तो 10 बाई 4 5 बाई 2 टाइम सी के वेक्टर हो गया।
तो सिर्फ कांस्टेंट का डिफरेंस आ रहा है, ऐसा सिर्फ कहाँ हो सकता है? आज मैंने वापस आप लोग को बेसिक चीजें कैसे रिप्रेजेंट करके डिस्कस कर, ठीक है। नेक्स्ट करते फिर इसके मेन कंसेप्ट जो प्रोडक्ट है, स्केलर, वेक्टर, फिर ट्रिपल